उसके बाद देखिए बात करेंगे यहाँ पर अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, और हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 4.1 है। पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 4 बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डिपेंड है। तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसी के यहाँ पर बेसिक पोर्शन को पढ़ना है। मतलब जैसे हम लोग पहले ये पढ़ेंगे कि भाई आपके सामने अगर कोई इक्वेशन दी हुई है तो क्या वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, या फिर आपके सामने अगर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है तो वो वर्ड प्रॉब्लम को आप किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। आज यहां पर इन सारी चीजों के ऊपर बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है, चेक वेदर, ये चेक करना है कि द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, कि जो भी नीचे जो भी जितनी भी इक्वेशन दी हुई है क्या वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने जो होती है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा लीजिए, उसकी जनरल फॉर्म यहां पर कुछ ऐसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म इस तरीके से होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी, जहां पर ये जो ए बी और सी है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यहां पर ये जो ए बी और सी है, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी का मतलब एक्स का कॉफिशिएंट और सी मतलब ये कांस्टेंट, ये यहां पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बस एक छोटी सी कंडीशन है कि जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ए, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ही जीरो हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो हो गया, मतलब ये हट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ इतना सा पार्ट बचेगा। और सिर्फ इतना सा पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो याद रखिएगा वो इक्वेशन आपके सामने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तरह होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मैक्सिमम डिग्री होती है, मैक्सिमम पावर होती है, उसको वो वहां पर 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खास बात है कोई भी पावर नेगेटिव नहीं होती। उसकी खास बात है ए का कॉफिशिएंट जीरो नहीं होता। तो इन सब चीजों का हमें यहां पर ध्यान रखना है, जो हम लोगों ने अपने बेसिक वाले पोर्शन में पढ़ा हुआ है, जो अब आर डी शर्मा हम फिनिश कर रहे थे। यहां पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करने आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। 1 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के साथ x माइनस, ये आपके सामने यहां पर क्वेश्चन है। सबसे पहले ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम लोग यहां पर पूरी की पूरी इक्वेशन में जो भी रिजल्ट लिखा होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में उठा के लाएंगे, राइट हैंड साइड में जीरो छोड़ेंगे। क्योंकि आपको पता है इक्वेशन हम लोग उसी को कहते हैं जब पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल उठा के पुट कर देते हो तो उसको इक्वेशन कहते हैं। तो यहां पर इस इक्वेशन को चेक करने के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, पूरी की पूरी कंडीशन को लेफ्ट साइड में उठा के ले आएंगे और राइट साइड में जीरो छोड़ेंगे। जो कटेगा कटेगा, जो बचेगा उसको यहां पर ऑब्जर्व करते हुए डिफाइन करेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब पहले x का स्क्वायर, फिर प्लस b की जगह 1 लिखा हुआ है तो 1 का स्क्वायर प्लस का 2ab मतलब 2 1 जा 2x, और इज इक्वल टू ये जो 2 आपके सामने लिखा हुआ है इसको ब्रैकेट के अंदर भेजो तो ये यहां भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। तो 2 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो 2x आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई -3 में करोगे तो 6 आ जाएगा। अब 2x से 2x कैंसिल हो गया तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये माइनस का 6 इधर आके प्लस हो गया और इज इक्वल टू आपके पास बचा 0। अब यहां पर ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 1 और 7 को आप लोग 8 लिख सकते हो और 8 इज इक्वल टू 0। आपके पास ये पार्ट आ गया। अब इसको ऑब्जर्व कर कर हमें ये देखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो कैसे क्रॉस चेक करेंगे,
हम इसको यहां पर इसके साथ कंपेयर करेंगे। हम लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि क्या यहां पर एक्स स्क्वायर से बड़ी भी कोई पावर रखी है, नहीं रखी। क्या कोई पावर नेगेटिव में है, नहीं है। क्या एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 है, नहीं, यहां तो कॉफिशिएंट 1 है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर आप लोग यहां पर ये समझ रहे हैं कि यहां पर एक्स स्क्वायर वाला रिजल्ट तो मिल गया, बाद में कांस्टेंट मिल गया, ये बीच वाला रिजल्ट नहीं लिखा, तो बीच वाला रिजल्ट नहीं लिखा तो मैंने आपको क्या कहा था कि सिर्फ एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 0 से बचाना है, बाकी किसी को भी कुछ भी लिख दो। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं इनडायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस, ये एक्स नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो लिखना है, तो इसको लिखूंगा 0x और बाद में प्लस का 8 और इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास यहां पर इक्वेशन की फॉर्म आ गई, जो मैंने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो आपके सामने ये जो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका मतलब हाँ, दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर है। तो क्या फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट समझ आया? उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट के सेकंड पार्ट की, और फर्स्ट का सेकंड पार्ट है यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 के साथ ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस एक्स। ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। इसको सॉल्व करने के लिए कोई ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत छोटा सा काम करना है। क्या कि एक्स स्क्वायर एज इट इज रखो, माइनस के 2x को एज इट इज रखो। यहां पर जो ब्रैकेट के बाहर ये वाला -2 दिख रहा है, इस -2 को ब्रैकेट के अंदर भेजो तो ये दोनों के पास जाएगा, इसके पास भी और इसके पास भी। तो -2 जब +3 के पास जाएगा तो ये -6 हो जाएगा, और -2 जब -x के पास जाएगा तो माइनस +2x हो जाएगा। अब सबको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, क्योंकि हमें तो राइट हैंड साइड में 0 छोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, -2x एज इट इज रहेगा, ये +2x इधर आके माइनस हो गया, ये -6 इधर आके प्लस हो गया और इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, -2x और -2x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 और 2 आपका 4x हो गया। ये लिखा हुआ है +6 और इज इक्वल टू लिखा हुआ है 0। आपके पास यहां पर ये कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन को ध्यान से देखिए, यहां पर मुझे नहीं लगता कोई इश्यू होना चाहिए कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना कर पाए। यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 नहीं है, 1 है। बाकी नॉर्मली में किसी की पावर नेगेटिव वगैरह नहीं है, एक्स के पास कुछ ना कुछ है, नहीं भी होता फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट भी कुछ ना कुछ है, नहीं होता फिर भी फर्क नहीं पड़ता। बस किस चीज से बचना है कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ए, वो 0 नहीं होना चाहिए। और यहां पर ऐसा कोई इश्यू नहीं है, सबसे बड़ी पावर 2 है, कोई नेगेटिव पावर नहीं है, तो इसका मतलब हाँ, यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या फर्स्ट का सेकंड पार्ट समझ आया? बात करेंगे फर्स्ट के थर्ड पार्ट की, और फर्स्ट का थर्ड पार्ट है यहां पर x-2 के साथ x+1 इज इक्वल टू x-1 के साथ x+3। ये आपके सामने फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। चलिए इसको क्रॉस चेक करते हैं। सबसे पहले देखते ही क्या लग रहा है आपको, यहां पर 2 ब्रैकेट यहां दिख रहे हैं और वो दोनों 2 ब्रैकेट आपको अलग यहां भी दिख रहे हैं। अच्छा, यहां पर जो भी 2 ब्रैकेट लिखे हुए हैं, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखे हुए हैं। यहां पर जो भी 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, ये दोनों ब्रैकेट भी यहां पर मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो चलो ब्रैकेट के ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हमें आती है। पहले x को पकड़ेंगे, इस x की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे, फिर -2 को पकड़ेंगे और -2 की मल्टीप्लाई भी इन दोनों में कर देंगे। ये हम लोगों को आता है, तो वही काम यहां करेंगे और वही काम हम लोग वहां करेंगे। तो सबसे पहले x को पकड़ते हैं और x की मल्टीप्लाई इन दोनों में करो। तो जब x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो x² आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो x आ जाएगा, फिर -2 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो -2x आ जाएगा, -2 की मल्टीप्लाई +1 में करोगे तो -2 आ जाएगा। वैसे ही यहां पर x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो x² आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3x आएगा, फिर -1 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो -x आएगा
और -1 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो -3 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका हो गया कैंसिल, प्लस के एक्स में से 2x गया तो -x बचा और यहां पर -2 बचा, प्लस के 3x में से x गया तो +2x बचा और पीछे -3 बचा। सबको उठा के एक तरफ लाओ तो -x -2 +2x इधर आके माइनस हो गया और -3 इधर आके प्लस हो गया और इज इक्वल टू बचा 0। अब -x और -2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 और 2 आपका हो जाएगा 3x और 3 में से 2 गया तो आपके पास +1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास लास्ट में सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा। अब आप यहां पर देखकर ये बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर कहीं भी एक्स स्क्वायर वाला रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि वो यहां पर हो चुका था कैंसिल। कैंसिल होने का मतलब जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो बन गया 0। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या बन गया? 0। क्योंकि अगर मैं इसे अपने मन से लिखना चाहूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह तो मैं क्या लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा 0x², क्योंकि आपको पता है जहां कुछ नहीं होता वहां 0 होता है, तो यहां x² है नहीं तो उसको क्या लिख सकता हूं? 0x²। बाकी बाद में सारा एज इट इज, -3x +1 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखकर हमें ये बताना था कि क्या यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि x² का कॉफिशिएंट क्या आ गया था? 0, जबकि वो 0 नहीं आना चाहिए था। x² का कॉफिशिएंट 0 आ गया मतलब वहां पर वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमें तो x² का कॉफिशिएंट चाहिए था। तो क्या फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो था वो समझ आया आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है। उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पे, और फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है यहां पर x-3 और उसके साथ 2x + 1 इज इक्वल टू x के साथ x + 5। ये आपके पास फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। सबसे पहले यहां पर भी वही काम, आपको डबल ब्रैकेट दिख रहे हैं तो इन ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करिए। यहां पर x ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है तो इस x को ब्रैकेट के अंदर भेजिए। तो चलिए सबसे पहले इस x को पकड़ते हैं और इस x की मल्टीप्लाई दोनों में करिए, एक बार 2x में और एक बार 1 में। तो जब आप x की मल्टीप्लाई 2x में करोगे तो यहां पे 2x² आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो x1 जा x आ जाएगा। अब -3 को पकड़िए, क्योंकि x का काम तो दोनों जगह हो गया। अब -3 के ऊपर आइए तो -3 की मल्टीप्लाई 2x में करोगे तो -6x आ जाएगा और -3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो -3 आ जाएगा। सेम वैसे ही x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² आ जाएगा और x की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 5x आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं 2x², x में से 6x गया तो -5x, ये लिखा हुआ है -3 और वहां पे लिखा हुआ है x² + 5x। अब सबको उठा के एक तरफ लाइए तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि 2x² -5x, ये लिखा हुआ है -3, प्लस का x² इस तरफ आके माइनस हो गया और प्लस का 5x इधर आके माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं? अब 2x² में से x² को माइनस करो तो x² आ जाएगा, माइनस का 5x और माइनस का 5x माइनस का 10x हो जाएगा। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है -3 और इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को यहां पर देखकर रिकॉग्नाइज करिए कि क्या यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। तो हाँ, मुझे नहीं लगता यहां पर हमें कोई ऐसा इश्यू मिल रहा है जिसकी वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो पाए, क्योंकि यहां पर x² का कॉफिशिएंट 0 नहीं है, क्रॉस चेक कर सकते हो। सबसे बड़ी पावर 2 है, बाकी किसी की पावर नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब यहां पर ये x² का कॉफिशिएंट है। तो क्या फर्स्ट का फोर्थ पार्ट समझ आया? बात करेंगे फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट की, और फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट भी सेम ऐसा ही है फोर्थ थर्ड की तरह। ये क्वेश्चन है यहाँ पे 2x माइनस का 1 और उसके साथ x माइनस का 3 इज इक्वल टू x + 5 और उसके साथ लिखा हुआ है x माइनस का 1।
ये यहां पर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है। सबसे पहले वही चीज, आपको यहां पर डबल ब्रैकेट दिख रहा है तो हम ब्रैकेट की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला काम। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आप सबसे पहले 2x को पकड़ोगे और 2x की मल्टीप्लाई दोनों जगह करोगे। तो जब 2x की मल्टीप्लाई x में होगी तो यहां पर 2x² आ जाएगा। 2x की मल्टीप्लाई -3 में होगी तो माइनस का 6x आ जाएगा। फिर -1 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो -x आ जाएगा, और -1 की मल्टीप्लाई -3 में करोगे तो +3 आ जाएगा। वैसे ही यहां पर x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो x² आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो -x आ जाएगा। फिर प्लस के 5 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो प्लस का 5x आ जाएगा, और फिर प्लस के 5 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब एक काम करिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए 2x² को एज इट इज रखा, ये माइनस का 6x और यहां माइनस का x, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 6 और 1 हो जाएगा 7x। ये लिखा हुआ है प्लस का 3 इज इक्वल टू यहां पर है x²। 5x में से x गया तो आपके पास प्लस का 4x आ जाएगा, बाद में माइनस का 5। सबको उठा के एक तरफ लाइए तो 2x² माइनस का 7x प्लस का 3, प्लस का x² इस तरफ आके माइनस, प्लस का 4x इधर आके माइनस, माइनस का 5 इधर आके प्लस, और इज इक्वल टू 0। अब 2x² में से x² गया तो सिर्फ नॉर्मल x² बचेगा, माइनस का 7x और माइनस का 4x, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 7 और 4 हो गया 11x। यहां पर प्लस का 3 और यहां पर प्लस का 5, तो 3 और 5 कितना होता है प्लस का 8, और इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या इस इक्वेशन के पास x² का कोफिशिएंट 0 था? नहीं। क्या इस इक्वेशन के पास कोई नेगेटिव पावर है? नहीं। क्या यहां पर इस इक्वेशन में सबसे कोई 2 के अलावा भी कोई मैक्सिमम पावर है? नहीं। तो मतलब यहां पर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई ना कर पाए। इसका मतलब ये सारी के सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां पर ये फर्स्ट का फिफ्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या फर्स्ट का फिफ्थ समझ आया? उसके बाद बात करेंगे यहां पर फर्स्ट के सिक्स्थ पार्ट की, और फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट है x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये यहां पर फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट है, इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है। अच्छा, इस वाले केस में हमें सॉल्व करने के लिए क्या लगता है, यहां पर तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यहां पर ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट की पावर 2 है, तो यहां पर x माइनस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं। बाकी यहां पर तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसको एज इट इज रखो। x² प्लस का 3x और प्लस के 1 में कोई चेंज मत करो, लेकिन यहां पर फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है यहां पर पहले a का स्क्वायर, फिर प्लस b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस का 2ab, तो 2ab मतलब 2 2 जा 4x, ये आ गया। अच्छा, x² से x² कैंसिल हो गया, ये माइनस का 4x इधर आके आपका प्लस हो जाएगा, तो 3x और 4x कितना हो गया 7x, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिख दिया। प्लस का 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1 में से 4 गया तो माइनस का 3 बचेगा, और इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इस वाली कंडीशन को यहां पर ध्यान से देखिए, क्या यहां पर सबसे बड़ी पावर 2 है? नहीं। यहां पर सबसे बड़ी पावर कौन सी है? सबसे मैक्सिमम पावर 1 है, क्योंकि यहां पर जो x² था उसका कोफिशिएंट a होना चाहिए। a का मतलब यहां पर 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो, लेकिन यहां पर तो x² का कोफिशिएंट 0 हो गया, वो तो बचा ही नहीं है ना। अगर आप लिखना भी चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो 0x² प्लस का 7x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो वो तो 0 हो गया। यहां पर तो x² का कोफिशिएंट 0 हो गया, इसका मतलब ये क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। तो क्या फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट समझ आया? उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट के सेवंथ पार्ट की, और फर्स्ट का सेवंथ पार्ट है यहां पे x प्लस 2 की होल पावर 3, x प्लस 2 की होल पावर 3
इज इक्वल टू 2x के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये यहाँ पर फर्स्ट का 7th पार्ट है। अच्छा, फर्स्ट के 6th पार्ट तक हमें अगर कोई फॉर्मूला एक्सपेंड करने को मिला था तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर था, जिसका फॉर्मूला बहुत ही इजी होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर प्लस है तो, माइनस 2ab अगर माइनस है तो। लेकिन यहां पर हमारे सामने ये जो कंडीशन दिख रही है, इस कंडीशन को ध्यान से देखिए। यहां पर लिखा हुआ है x प्लस 2 की होल पावर 3, मतलब यहां पे हमें फॉर्मूला एक्सपेंड करना पड़ेगा a प्लस बी की होल पावर 3 का, और a प्लस बी की होल पावर 3 मतलब a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर। ये यहां पर फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहां पर सबसे पहले इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करिए। फॉर्मूले में a की जगह x लिखा हुआ है और b की जगह 2 लिखा हुआ है, तो पहले होगा a की क्यूब, a की जगह क्या लिखा हुआ है? x, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x की क्यूब। फिर प्लस b की क्यूब, b की जगह क्या लिखा हुआ है? 2, तो ये हो जाएगा प्लस में 2 की क्यूब। फिर प्लस का 3a स्क्वायर और b, तो 3 के साथ a का स्क्वायर और a की जगह x लिखा हुआ है तो x का स्क्वायर और b की जगह क्या लिखा हुआ है? 2। फिर प्लस का 3 के साथ a और b स्क्वायर, a की जगह लिखा हुआ है x और b की जगह लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर। अब यहां पर ये जो आपको 2x दिख रहा है, इस 2x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करिए, मतलब इस 2x की मल्टीप्लाई यहां x स्क्वायर में भी होगी और यही वाले 2x की मल्टीप्लाई यहां 1 में भी होगी। तो जब 2x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करोगे तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। यहां पर अभी x की पावर 1 है और यहां पर x की पावर 2 है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 और 1 आपका हो जाएगा 3। इसका मतलब यहां पर आ गया 2x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करने पर 2x की पावर 3। फिर वही 2x की मल्टीप्लाई यहां -1 में करोगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। ये लिखा हुआ है यहां पर x की क्यूब प्लस यहां लिखा हुआ है 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 की मल्टीप्लाई, और 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यहां पर 8 आ गया। फिर प्लस का 3 की मल्टीप्लाई 2 में करिए तो 3 2 जा हो गया 6, और यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। फिर प्लस का ये लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर मतलब होता है 2 की पावर 2, और जिसको हम लोग यहां पर 4 भी कह सकते हैं। और जब आप उस 4 की मल्टीप्लाई यहां 3 में करोगे तो 4 3 जा हो जाएगा 12, और यहां पे लिखा हुआ है x, और वो आपका एज इट इज है 2x की पावर 3 और माइनस का 2x। अब सबको उठा के एक तरफ लाइए तो ये हो जाएगा आपके पास x की पावर 3 प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x। ये प्लस 2x की पावर 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 2x इधर आके प्लस का हो जाएगा, और इज इक्वल टू आ गया 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो सॉल्व करते वक्त यहां पे ना सेम बिहेवियर चलता है। जैसे जो एक्स क्यूब वाला होता है वो एक्स क्यूब वाले के साथ ही आ जाएगा, जो एक्स स्क्वायर वाला है वो एक्स स्क्वायर के साथ, जो एक्स है वो एक्स के साथ, और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ। जैसे देखिए एक्स की पावर 3 का रिजल्ट एक तो यहां लिखा हुआ है और एक यहां पे लिखा हुआ है, तो ये है एक्स की पावर 3 और यहां पर है माइनस का 2x की पावर 3। तो जब x की पावर 3 में से 2x की पावर 3 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का x की पावर 3। 6x स्क्वायर यहां पर अकेला है क्योंकि कहीं और x स्क्वायर वाला रिजल्ट नहीं है, तो उसको एज इट इज कॉपी कर लो। x वाले रिजल्ट में यहां पर लिखा है प्लस का 12x, यहां प्लस का 2x, तो 12 और 2 हो गया 14x, प्लस का 8 जो कांस्टेंट है वो अकेला है, कहीं कुछ और कांस्टेंट नहीं है, तो 8 को एज इट इज कॉपी कर लो और इज इक्वल टू 0। अब इसको क्रॉस चेक करिए, क्या ये आपके पास जो इक्वेशन आई है यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि यहां पर जो सबसे मैक्सिमम पावर है वो मैक्सिमम पावर कितनी आ गई? 3, जबकि हमें सबसे मैक्सिमम पावर कितनी चाहिए थी? 2,
और यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है 3। अगर आप ये देखकर समझ रहे हैं कि चलो इसको हटा दो, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो भाई इसका क्या करोगे, ये भी तो रह जाएगा ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल ही यही होता है कि उस इक्वेशन की डिग्री होनी चाहिए 2, और डिग्री मतलब होता है मैक्सिमम पावर। लेकिन यहां पर इसकी डिग्री तो 3 आ गई, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3। तो फर्स्ट का जो 7th पार्ट है वो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट के 8th पार्ट की, और फर्स्ट का 8th पार्ट है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 की होल क्यूब। ये यहाँ पर फर्स्ट का 8th पार्ट है। इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ पर क्रॉस चेक करेंगे कि क्या ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पर देखकर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन यहां पर आपके सामने x माइनस 2 की होल पावर 3 लिखा हुआ है, और आप यहां पर x माइनस 2 की क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि जो a माइनस बी की होल पावर 3 होती है उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर। ये a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर जब हम इसको यूज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड में यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा, और फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी की होल पावर 3 का। तो यहां पर a की जगह x लिखा हुआ है और b की जगह 2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले a की क्यूब मतलब x की क्यूब, फिर माइनस के साथ b की क्यूब और b की जगह 2 लिखा हुआ है तो 2 की क्यूब, फिर माइनस का 3 के साथ a स्क्वायर और b, a की जगह लिखा हुआ है x स्क्वायर और b की जगह लिखा हुआ है 2, फिर उसके बाद प्लस का 3 के साथ a b स्क्वायर, a की जगह लिखा हुआ है x और b की जगह लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर। अच्छा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। ये आपके पास आ गया x की क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू, यहां पर लिखा हुआ है x की क्यूब माइनस का 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, ये लिखा हुआ है 2 और यहां लिखा हुआ है 3, तो ये हो गया आपका 2 3 जा 6, और ये बीच में लिखा हुआ है x स्क्वायर, यहां पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 जा हो गया 12, और पीछे से लिखा हुआ है x। अच्छा, x क्यूब से x क्यूब आपका कैंसिल हो गया। अब सबको उठाकर एक तरफ लाइए, तो ये माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 एज इट इज रहेगा, ये माइनस 8 इधर आके प्लस हो गया, ये माइनस 6x स्क्वायर इधर आके प्लस हो गया, और ये प्लस का 12x इधर आके माइनस हो गया। अब वही सेम बिहेवियर, वहां बचा 0, वही सेम बिहेवियर एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स वाला एक्स के साथ, कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के साथ। तो 6x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, तो 6 में से 4 गया तो यहां बचा 2x स्क्वायर, ये लिखा हुआ है माइनस का x और यहां लिखा हुआ है माइनस का 12x, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 12 और 1 हो गया 13x, यहां लिखा हुआ है प्लस का 8, यहां प्लस का 1, तो 8 और 1 हो गया प्लस का 9 और इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहां पर? तो हाँ, यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 भी नहीं है, सबसे मैक्सिमम पावर भी एक्स स्क्वायर ही है, और मतलब इसकी डिग्री यहां पर 2 है, और यहां पर कोई नेगेटिव पावर भी नहीं है, तो कोई इश्यू नहीं है ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बन पाए। इसका मतलब यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये आपका यहां पर फर्स्ट का 8 पार्ट था। उसके बाद बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, क्योंकि यहां पर हम लोग एक्सरसाइज 4.1 पर है, जो 4.1 थी उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं। तो यहां पर ना हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम दी हुई है, उन वर्ड्स प्रॉब्लम को पढ़ के सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देना है, उसको बना के छोड़ देना है, यहां पर उसको अभी सॉल्व नहीं करना।
क्योंकि इक्वेशंस को सॉल्व करना हम लोग 4.3, 4.4 इन सब 2 में इन सब चीजों में सीखेंगे। 4.1 में तो बस उसको रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन। आपको क्या करना है, नीचे कुछ सिचुएशन दी हुई है, उसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में यहां पर रिप्रेजेंट करना है, बाकी सॉल्व वगैरह नहीं करना, एक्स की वैल्यू को फाइंड नहीं करना। ये काम हम लोग यहां पर इसलिए कर रहे हैं ताकि आने वाले फ्यूचर में उस इक्वेशन को बड़ी इजीली से पहले किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को उसको जनरेट कर ले और जनरेट करके सॉल्व कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड के फर्स्ट पार्ट से। और सेकंड का फर्स्ट पार्ट है यहां पे द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, जो उसका एरिया है वो यहां पर 528 मीटर स्क्वायर है। आपके पास एक प्लॉट है और उस प्लॉट का एरिया यहां पर 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, मतलब उस प्लॉट की जो लेंथ है वो मीटर में है यहां पे, इज 1 मोर देन, वो 1 ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब अगर आप उसकी ब्रेथ का ट्वाइस करके 1 ऐड कर दोगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगा। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें क्या करना है, यहां पर उसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। तो कैसी इक्वेशन बनेगी उसको जरा रिप्रेजेंट करिए। अब कहानी समझिएगा। सारी की सारी कहानी सिर्फ इस बात पे डिपेंड थी कि आपके पास एक प्लॉट है और उस प्लॉट की शेप यहां पर एक रेक्टेंगल के शेप की है। मतलब प्लॉट की शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर है। क्वेश्चन वाले ने यहां पर कहा है कि जो इसका एरिया है, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है, वो यहां पर 528 मीटर स्क्वायर है। कितना एरिया है, 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया, किसी रेक्टेंगल का एरिया कब आता है, किसी रेक्टेंगल का एरिया यहां पर तब आता है जब आप उसकी लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करते हो। भाई किसी रेक्टेंगल का एरिया तब आता है जब आप उसकी लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करते हो। मतलब अभी जो आपके पास ये एरिया 528 आया, ये 528 तब आया होगा जब आपने उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ की क्या करी होगी, जब आपने उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ की यहां पर मल्टीप्लाई करी होगी, तभी आपके पास ये एरिया 528 आया। अब क्वेश्चन की कहानी में था कि द लेंथ ऑफ इट्स प्लॉट, जो प्लॉट का जो लेंथ है वो 1 ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब अगर मुझे यहां पर ब्रेथ मिल जाता है तो ब्रेथ का ट्वाइस करने के बाद, ब्रेथ का ट्वाइस मतलब ब्रेथ में किसकी मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, और जब ब्रेथ का ट्वाइस हो जाएगा तो उसमें 1 मोर देन कर दो। 1 मोर देन करने का मतलब 1 को प्लस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको लेंथ मिल जाएगी। मतलब यहां पर उसकी लेंथ कब आएगी, यहां पर उसकी लेंथ तब आएगी जब आप उसकी ब्रेथ का ट्वाइस कर दो। उसकी लेंथ यहां पर तब आएगी जब आप उसकी ब्रेथ का ट्वाइस कर दो और 1 को प्लस कर दो। क्योंकि क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का ट्वाइस करके, ब्रेथ का ट्वाइस करके 1 मोर देन मतलब 1 को प्लस कर दो तो आपके पास लेंथ आ जाएगा। तो एल की वैल्यू आ गई हमारे पास यहां पर 2b + 1। अच्छा ये लेंथ है, ब्रेथ का नाम तो हम लोग ब्रेथ ही देंगे क्योंकि सारी की सारी कंडीशन ब्रेथ पे डिपेंड थी। ब्रेथ चेंज होगा तो लेंथ भी चेंज हो जाएगा। तो अब लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करने पर 528 आएगा। लेंथ की जगह क्या पुट कर दूं मैं, 2b + 1, क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास आ गई। तो एल की जगह पुट कर दो यहां पर 2b + 1। एल की जगह पुट कर दो 2b + 1। ब्रेथ में कोई चेंज मत करो और इज इक्वल टू आ जाएगा 528, इज इक्वल टू आ जाएगा 528। अब ये जो आपको b दिख रहा है, इस b की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दो। तो b की मल्टीप्लाई 2b में करोगे तो 2b² आ जाएगा। b की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो b 1 जा b आ जाएगा और इज इक्वल टू आ गया 528। प्लस के 528 को उठाकर यहां ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 2b² एज इट इज है, प्लस के b को एज इट इज रखा, प्लस का 528 इधर आके माइनस हो गया और इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। तो ये हमारे पास यहां पर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। क्योंकि हमें सिर्फ इक्वेशन को बना के छोड़ना है,
अगर हम लोग यहां पर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी, उस ब्रेथ को उठा के यहां पुट कर देंगे तो लेंथ भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। क्या आपको समझ आया? बात करेंगे फर्स्ट के सेकंड पार्ट की, और फर्स्ट का सेकंड पार्ट है यहां पे द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। अगर आप किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट करते हो तो आंसर आपको 306 मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव का। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि लगातार, मतलब जैसे आपके सामने एक नंबर 3 है तो अगला नंबर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जो लगातार आते हैं। जैसे 3 के बाद 4 आ गया, अगर दो नंबर की बात कर रहे हैं तो 6 के बाद 7 आ गया, 9 के बाद 10 आ गया, 11 के बाद 12 आ गया। तो ये दो नंबर अगर कोई भी लगातार आते हैं तो इनको टू कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। अगर बात 3 नंबर की हो रही है तो 3 4 5, 4 5 6, 6 7 8, 1 2 3, तो ये 3 नंबर अगर लगातार आ रहे हैं तो ये कॉन्जिक्यूटिव है। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जो रेगुलर नंबर आते हैं उसको कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। आगे लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर। देखिए इंटीजर बेसिकली यहां पर 3 टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं इंटीजर नेगेटिव, बीच में आता है 0 और लास्ट में पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर मतलब प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और इनडायरेक्टली इसको हम लोग यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमें इंटीजर फाइंड करना है। अब सबसे पहले मैथ की खास बात क्या होती है कि हमें जो चीज नहीं पता होता हम लोग उसी का नाम दे देते हैं। जैसे हमें यहां पर ये नहीं पता कि वो इंटीजर कौन सा है, हमें यहां पर ये नहीं पता कि वो इंटीजर कौन सा है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं उस इंटीजर का नाम एक्स दे देता हूं, उस इंटीजर का नाम एक्स दे देता हूं। अब क्योंकि जो यहां पर बात हो रही है वो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, तो पॉजिटिव को तो हटाओ क्योंकि मैं एक्स को पॉजिटिव इंटीजर ही मान के चल रहा हूं। तो बात यहां पर कॉन्जिक्यूटिव की हो रही है, और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार। जैसे 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव है, 6 और 7 कॉन्जिक्यूटिव है, 9 और 10 कॉन्जिक्यूटिव है। तो कॉन्जिक्यूटिव वाले की खास बात होती है कि पहला नंबर चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगला नंबर तभी आएगा जब पहले वाले नंबर में आप 1 प्लस कर दोगे। जैसे यहां पर फर्स्ट नंबर 3 है, कोई इश्यू नहीं, लेकिन अगला 4 तभी आएगा जब आप 3 में 1 प्लस करोगे। यहां पर 6,7 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7 तब आएगा जब आप 6 में 1 प्लस कर दोगे। 9,10 में जो सेकंड नंबर 10 है वो 10 तभी आएगा जब आप 9 में प्लस कर दोगे। इसका मतलब अगर आप फर्स्ट नंबर को x लेट करके चल रहे हैं तो ऑटोमेटिक अगला नंबर कौन सा हो जाएगा, x प्लस। इसका मतलब फर्स्ट नंबर को अगर यहां पर आप x लेट करके चल रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर आपका ऑटोमेटिक x प्लस 1 हो जाएगा। अब हमें दोनों के दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मिल गए, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसकी प्रोडक्ट करवाएंगे और प्रोडक्ट को कितने के इक्वल पुट कर देंगे, 306। तो यहां पर फर्स्ट नंबर है x और अनदर नंबर है x प्लस 1। फर्स्ट नंबर है x और अनदर नंबर है x प्लस 1, और दोनों की प्रोडक्ट यहां पर 306 के इक्वल आ जाएगी। अच्छा, x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करोगे तो x की मल्टीप्लाई जब x में होगी तो x स्क्वायर आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो x वन जा x आ जाएगा, और यहां पे लिखा हुआ है 306। ये प्लस का 306 इधर आके माइनस, तो x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 306 और इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और उस x से हम लोग 1 प्लस करके x प्लस 1 भी निकाल लेंगे। मतलब हमें इतना ही फाइंड करना था। यहां पर हमारी जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट हो चुकी है, वो जनरेट हो चुकी है। तो क्या ये सेकंड का सेकंड पार्ट समझ आया? बात कर लेते हैं सेकंड के थर्ड पार्ट की, और सेकंड का थर्ड पार्ट है यहाँ पे रोहन्स मदर, जो रोहन की मदर है, इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। वो रोहन से 26 साल मतलब क्या है, बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी जो प्रोडक्ट का अगर आप एज करेंगे तो वो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, तो वो विल बी मतलब वो फ्यूचर की बात कर रहा है। तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 316।
आज से 3 साल बाद अगर आप उनके एज की प्रोडक्ट करोगे तो आपको 360 मिलेगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। कहानी यह है कि जो रोहन की मदर है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। मतलब आज रोहन की जो भी एज है अगर आप उसमें 26 प्लस कर देंगे तो रोहन के मदर की एज आ जाएगी। आज से 3 साल बाद आगे जाके अगर आप रोहन और रोहन के मदर की एज की जो भी रिजल्ट आएगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 360 मिलेगा। तो बताइए रोहन की प्रेजेंट एज क्या है। तो सबसे पहले मुझे रोहन की प्रेजेंट एज नहीं पता, और जो ये रोहन है उसकी प्रेजेंट एज का मैं नाम दे देता हूं। क्योंकि मुझे रोहन की प्रेजेंट एज ही नहीं पता तो मैं उसी का नाम एक्स दे देता हूं। अब सबसे पहली कहानी ये थी कि रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। मतलब अगर आज रोहन की एज एक्स है तो रोहन की जो मदर होंगी, जो रोहन की यहां पर मदर होंगी, उनकी एज आ जाएगी एक्स प्लस 26। अगर आज रोहन की एज यहां पर एक्स है तो रोहन की जो मदर होंगी उनकी एज आ जाएगी एक्स प्लस 26। क्यों? क्योंकि वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं। अब आज से 3 साल बाद, 3 साल बाद मतलब आफ्टर 3 इयर्स, ये कहानी अब 3 साल बाद चली गई। तो सोचो अगर मैं इस तरीके से आपको बताऊं कि अगर आज रोहन यहां पर 10 साल का है तो आज से 3 साल बाद वो 13 साल का हो जाएगा। मतलब आगे अगर हमें 3 साल आगे जाना है तो 3 साल आगे जाने के लिए हम लोग उनकी एज में 3 को प्लस कर देंगे। चाहे वो रोहन हो या फिर रोहन की मदर हो, दोनों के दोनों की जो भी एज आएगी उस एज में हम लोग 3 को प्लस कर देंगे, क्योंकि हम लोग 3 साल आगे जा चुके हैं। तो 3 साल बाद जो रोहन है, इस रोहन की एज हो जाएगी यहां पर x प्लस का 3। रोहन की एज कितनी हो जाएगी यहां पर x प्लस का 3। और ये जो यहां पर रोहन की मदर है, इनके मदर की एज हो जाएगी, देखो अभी कितनी है x प्लस 26, अभी कितनी है x प्लस 26। 3 साल आगे की बात कर रहे हैं तो 3 को प्लस कर दो, और 26 में 3 को प्लस करोगे तो x प्लस 29 आ जाएगा। इसका मतलब आज से 3 साल बाद जो रोहन है उसकी एज यहां पर x प्लस 3 हो जाएगी, और रोहन के मदर की एज यहां पर x प्लस 29 हो जाएगी। अब इन दोनों की प्रोडक्ट, इसकी प्रोडक्ट और इसकी प्रोडक्ट, अगर आप x प्लस 3 और x प्लस 29, अगर आप x प्लस 3 और x प्लस 29 की प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट करने पर रिजल्ट आपको 360 मिलेगा। अब इसको सॉल्व करिए, मतलब इसको इक्वेशन में जनरेट करिए। जनरेट कैसे होगा? इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर दो, तो x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई 29 में करोगे तो 29x आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो 3x आ जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 29 में करोगे तो 29 3 जा 87, और इज इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है 360। अब प्लस के 360 को उठाकर इधर लाओ, माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 में 3 को प्लस कर दो तो 32 आ जाएगा, 32x, 87 एज इट इज, प्लस का 360 इधर आके माइनस, और 360 इधर आके माइनस, और इज इक्वल टू 0। अब ये लिखा हुआ है आपके पास यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस का, ये क्या है 32x। अच्छा 360 में से 87 माइनस करो, 360 में से 87 माइनस करो तो यहां पर आ गया 3, और यहां पर आ गया 7, यहां पर आ गया 2, तो 273 माइनस का, और इज इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहां पर रोहन की प्रेजेंट एज आ जाएगी, क्योंकि सॉल्व करने पर हमें x की वैल्यू मिलेगी, और x नाम हमने किसका दिया था? रोहन की प्रेजेंट एज का। तो क्या सेकंड के थर्ड की कहानी समझ आई? उसके बाद बात करेंगे सेकंड के पार्ट फोर्थ की, और सेकंड का पार्ट फोर्थ है यहां पे, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। आपके पास एक ट्रेन है, वो ट्रेन क्या करती है 480 किलोमीटर मतलब 480 किलोमीटर दूर जाती है
एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक कांस्टेंट स्पीड पर चल रही है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम लोग क्या करते हैं, अभी देखो हमें स्पीड नहीं पता, अभी हमें ये नहीं पता कि उसकी स्पीड कितनी है, बस अब तक हमें ये पता चला है कि ट्रेन 480 किलोमीटर दूर जाती है। जो भी उसकी स्पीड होगी, अगर उसकी स्पीड में से मैं 8 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में 8 किलोमीटर वाली स्पीड को कम कर दूं, देन इट वुड टेक, तो वो यहां पर 3 घंटे ज्यादा लेगी उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें क्या करना है, यहां पर ट्रेन के स्पीड की डिस्टेंस को, ट्रेन के स्पीड को फाइंड करना है कि बताइए ट्रेन की स्पीड क्या होगी। अब सबसे पहले यहां पर ये जो सेकंड का फोर्थ पार्ट था, इसे पढ़कर इतना तो समझ आ गया कि इस क्वेश्चन में एक तो बात स्पीड की हो रही है, एक डिस्टेंस की हो रही है और एक टाइम की हो रही है। तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इन तीनों से जनरेट होने वाला एक फॉर्मूला है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम लोगों को एक फॉर्मूला मिला था। क्या था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई कर दो, या फिर टाइम निकालने के लिए स्पीड को नीचे ले जाओ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इन तीनों में से हम लोग किसी ना किसी फॉर्मूलेस का यूज करते रहेंगे यहां पर। तो सबसे पहले था कि ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो हमें यहां पर उस ट्रेन की डिस्टेंस पता चल गई कि वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, तो वो 480 किलोमीटर यहां पर डिस्टेंस कवर करती है। अब क्वेश्चन में हमें निकालना क्या था, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड नहीं पता, तो एक काम करो, उसकी स्पीड का नाम दे दो, उसकी स्पीड का नाम दे दो लेट्स से x किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो x किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, तो स्पीड का नाम दे दिया x किलोमीटर पर आवर। अब कहानी में क्या था कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर आप उसकी स्पीड में 8 किलोमीटर मतलब कम कर देते हैं। अभी स्पीड कितनी है उस ट्रेन की, अभी उस ट्रेन की स्पीड यहां पर x है। जैसे मान लो अभी ट्रेन 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है और 3 घंटे का टाइम ले रही है, तो अगर आप उसकी ट्रेन को 8 किलोमीटर कम कर देंगे, मतलब आप अभी 50 की स्पीड से जा रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देंगे तो वो अभी 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी। जब वो 50 की स्पीड से जाती है तो नॉर्मल टाइम उसका मान लो 3 घंटे लगता है। तो जब आपने 8 किलोमीटर कम कर दिया, मतलब अब आप उसको 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ले जा रहे हो, तो 3 घंटे और लगेंगे, मतलब नॉर्मल टाइम से 3 घंटे ज्यादा, तो टोटल कितना टाइम लग गया, 6 घंटे। तो वैसी ही कहानी यहां पर है कि ट्रेन की डिस्टेंस साफ साफ पता है 480 किलोमीटर है, ट्रेन की स्पीड नहीं पता था, हमने एक्स नाम दे दिया, लेकिन कहानी में चेंज आ गया कि आप ना ट्रेन की स्पीड कम कर रहे हो। आपने ट्रेन की स्पीड को, मैं यहां पे लिख देता हूं आफ्टर रिड्यूसिंग, जब आपने यहां पर ट्रेन की स्पीड को कम कर दिया तो उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, मतलब अगर पहले x थी तो अब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गई। कम होने का मतलब होता है माइनस करना, जितना भी पहले था उतने में से 8 माइनस कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहानी में था कि वो 3 घंटे ज्यादा का टाइम ले लेती है, 3 घंटे ज्यादा का टाइम ले लेती है, मतलब पहले उसका नॉर्मल जो भी टाइम लग रहा होगा उस टाइम में अब 3 घंटे और ज्यादा लगेंगे। तो कहानी समझना, पहले कितना टाइम लग रहा था ये कैसे पता चलेगा, क्या निकालना है, पहले कितना टाइम लग रहा था ये कैसे पता चलेगा। तो मतलब हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, टाइम निकालना चाहते हैं पहले वाला। तो सोचो, टाइम तब निकलता है जब आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हो, टाइम तब निकलता है जब आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हो। तो पहले वाला टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे, और पहले वाला टाइम के लिए पहले वाली डिस्टेंस चाहिए और पहले वाली ही स्पीड चाहिए। तो देखो डिस्टेंस, आप स्पीड बढ़ा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, डिस्टेंस पे फर्क तो पड़ नहीं रहा। तो डिस्टेंस 480 है, डिस्टेंस 480 है, डिवाइडेड बाय स्पीड लेना है। स्पीड हमारे पास दो है, एक तो ये पहले वाली है और एक ये बाद वाली है। तो कंडीशन पहले वाली चल रही है तो हम लोग स्पीड भी पहले वाली लेंगे। पहले स्पीड कितनी थी x,
मतलब अगर आप 480 को x से डिवाइड कर दोगे तो आपको टाइम पता चल जाएगा। कहानी समझ आई? अगर आप 480 को x से डिवाइड कर दोगे तो आपको यहां पर टाइम पता चल जाएगा। अब आपके पास टाइम आ गया। अब कहानी में समझना, और तो कुछ कहानी में समझना, टाइम आ गया। अब ये टाइम आपका पुराना वाला है। इस टाइम में अगर आप 3 घंटे ज्यादा प्लस कर दोगे तो आपके पास अब वाली कहानी आ जाएगी। मतलब समझना, आपके पास कहानी में क्या क्या रिजल्ट था कि टाइम अब 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। टाइम अब 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, पहले टाइम इतना लग रहा था। तो सोचो, तो थोड़ा सा सोचो, अगर पहले इतना टाइम लग रहा था 480 अपॉन में x, तो अब कितना टाइम लगेगा? अगर पहले इतना टाइम लग रहा था तो अब कितना लगेगा? अब 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। मतलब जो भी पहले वाला टाइम था उस पहले वाले टाइम में अगर आप 3 को प्लस कर दोगे तो अब वाला टाइम आ जाएगा। तो पहले वाला टाइम कितना था? 480 अपॉन एक्स। तो 480 अपॉन एक्स में 480 अपॉन एक्स में अगर आप 3 को प्लस कर दोगे तो आपके पास अभी वाला टाइम आ जाएगा। कहानी समझ आई? अब ये हमारे पास यहां पर अभी वाला टाइम आ गया, नाम दे दो यहां पर T2। अभी हमारे पास ये वाला टाइम आ गया। अच्छा, अभी मतलब ये बाद वाला टाइम है। बाद वाली स्पीड भी तो पता है भाई, बाद वाला टाइम पता चल गया, बाद वाली स्पीड पता चल गया। डिस्टेंस पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो जो मन करे। जैसे देखो, स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस तो 480 है, तो ये वाला फॉर्मूला देख लो। स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस तो 480 है। पहले हमने क्या करा? पहले हम लोगों ने यहां पर डिस्टेंस पता था 480, स्पीड पता था x, मतलब अपने मन से नाम दिया। तो टाइम आ गया हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब पुराने वाला टाइम आ गया 480 अपॉन x। अब क्योंकि स्पीड को कम करा था, x माइनस 8 हो गई थी, तो स्पीड को कम करने पर टाइम 3 घंटे बढ़ गया। तो पहले अगर इतना टाइम लग रहा था तो अब 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो अब आपके पास ये अभी वाला टाइम आ गया, ये अभी वाली स्पीड आ गई, और डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अगर आप स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। स्पीड कितनी है हमारे पास? अभी वाली स्पीड कितनी है? x माइनस 8। तो x माइनस 8 की मल्टीप्लाई टाइम में कर दो, अभी वाला टाइम, और अभी वाला टाइम है हमारे पास 480 अपॉन एक्स प्लस का 3। तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी, और डिस्टेंस कितनी है? 480, क्योंकि उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, आपके पास इक्वेशन आएगी। उस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें अपनी स्पीड को पता चल जाएगा, लेकिन हमें तो बस इक्वेशन को बना के छोड़ना है। तो हम लोग उसके लिए क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहां पर इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लो। तो x माइनस 8 में कोई चेंज मत करो, x और 1 का एलसीएम ले लो तो x आ जाएगा, x से x कैंसिल, तो 480 बचा। x को 1 से डिवाइड करोगे, x 3 में मल्टीप्लाई करोगे 3x आ जाएगा, और इज इक्वल टू लिखा हुआ है 480। अब ये जो नीचे डिवाइड में x है इसको यहां पर मल्टीप्लाई में भेज दो, यहां ब्रैकेट की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर दो। तो x की मल्टीप्लाई 480 में करोगे तो 480x, x की 3x में करोगे तो 3x स्क्वायर, माइनस 8 की 480 में करोगे तो 48, 8 जा 8, 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 38। तो ये हो गया 3840। फिर 8 की 3 में करोगे तो 24x, और इज इक्वल टू 480x। सबको उठाकर एक तरफ ले आना, जो बचेगा आपके पास वो यहां पर इक्वेशन आ जाएगी। तो ये आपका यहां पर सेकंड का फोर्थ पार्ट था, जो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। क्या ये आपको समझ आया?